क्या हैं शहीद अशफाक उल्लाह खान की अनसुनी कहानियां। अपने साथी क्रांतिकारियों के साथ काकोरी कांड को अंजाम देने के बाद अपनी फरारी के दिनों में अशफाक ने क्या अहम काम किए जो आगे आने वाली भारतीय क्रांति के लिए एक जमीन बन गए। आइए देखते हैं सुधीर विद्यार्थी की इस किताब के जरिए शहीद अशफाक उल्लाह खान और उनका युग। फरार होने के बाद अशफाक ने अपनी वो यात्रा शुरू की जो हिंदुस्तानी इनकलाबियों के लिए एक ज़मीन बन गई, क्रांति के लिए एक उपजाऊ ज़मीन। किताब में जिक्र मिलता है कि कुछ दिन छुपे रहने के लिए अशफाक नेपाल में रहे, जिसके बाद वो लखनऊ होते हुए गणेश शंकर विद्यार्थी के पास कानपुर आ गए। गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप प्रेस तो वैसे भी क्रांतिकारी विचारधारा का गढ़ था, जहां अशफाक ने अपने इनकलाबी ख्यालात की धार जरूर तेज की होगी। इसके बाद गणेश शंकर विद्यार्थी ने उन्हें वहां से बनारस भेज दिया, जो उस वक्त क्रांतिकारियों का अच्छा गढ़ था। इसके बाद अशफाक वहां से बिहार के पलामू गए, जहां डाल्टनगंज में कुछ दिन हो उन्होंने एक ठेकेदार के यहाँ 50 रुपए महीने पर नौकरी भी की। यहाँ उन्होंने अपने आप को मथुरा का एक कायस्थ बताया। अशफाक जिस इंजीनियर के सहायक थे वो शेर व शायरी का बहुत शौकीन था। वो इंजीनियर अशफाक को अपने साथ मुशायरों में भी ले जाया करता था, जहाँ अशफाक ने अपनी शायरी से उसे बहुत प्रभावित कर दिया था। नतीजा ये कि अशफाक की तनख्वाह बढ़ा दी गई। यहाँ रहते रहते तो अशफाक ने बांग्ला भी सीख ली। अब सोचिए कि एक इंसान अपनी फरारी में नौकरी कर रहा है, अलग अलग तरह के लोगों से मिल रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूम रहा है, मुशायरे लूट रहा है, दूसरी जबान सीख रहा है और न जाने क्या क्या। मुश्किलों के बीच भी जिंदगी को वाकई जी रहा है, एक खालिस जज्बाती इंसान की तरह। लेकिन यह इंसान नेपाल से लखनऊ, लखनऊ से कानपुर, कानपुर से बनारस और बनारस से पलामू यूं ही नहीं घूम रहा है। घूमते घूमते जो सबसे अहम काम कर रहा है वो ये कि वो मजदूरों और किसानों की मजलूमियत को बहुत करीब से देख रहा है, और सिर्फ देख नहीं रहा है, उसके खिलाफ एक सैलाब उठा रहा है। जहां जा रहा है क्रांतिकारियों को संगठित कर रहा है, मजदूरों और किसानों के अंदर राजनैतिक जागरूकता पैदा कर रहा है और उनके लिए लोगों को खड़ा कर रहा है। अशफाक की ही जबान में सुने, मेरा दिल हमेशा गरीब किसानों और असहाय मजदूरों के लिए रोता है। अपनी फरारी में मैं उनके साथ रहा था और उनकी हालत देखकर अक्सर रोता था। ये सच है कि हमारे शहर उन्हीं की वजह से चमकते हैं, हमारी फैक्ट्रियां उन्हीं की वजह से चल रही हैं, पूरी दुनिया में हर काम उन्हीं की वजह से है। ये बिल्कुल सही है। सच है कि वो जो कुछ भी उगाते हैं या पैदा करते हैं उसमें उनका कोई हिस्सा नहीं होता। वो हमेशा खराब हालात में रहते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि इन सभी चीज़ों के लिए हमारे गोरे मालिक और उनके एजेंट जिम्मेदार हैं। आपको गांव जाना चाहिए, कारखानों में जाना चाहिए, मजदूरों के बीच रहना चाहिए, उनकी स्थिति का
अध्ययन करना चाहिए और उन्हें राजनैतिक रूप से जागरूक करना चाहिए। मैं हिंदुस्तान के लिए उस तरह की आज़ादी चाहता हूं जहां गरीब खुशी से और आराम से रहे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद वो दिन जल्द से जल्द आए जब लोको वर्कशॉप के अब्दुल्ला मैकेनिक, धनिया मोची और आम किसान भी लखनऊ की छतर मंजिल में जनाब खलीकुज़्ज़मान, जगत नारायण मुल्ला और राजा साहब महमूदाबाद के सामने कुर्सियों पर बैठे दिखाई दें। ये था वो इनकलाबी ख्यालों का दरिया जो अशफाक जहां जहां जा रहे थे बहाते जा रहे थे। उन्होंने ये बात भी कही है कि अब क्रांति के लिए लंबे वक्त तक इंतज़ाम कर दिया गया है। मजदूरों किसानों का संगठित होना अंग्रेज़ों और पूंजीवादी भारतीयों दोनों के लिए ही खतरा बनता जा रहा था। अशफाक ख्यालात की वो ज़मीन थे जहां से सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। किताब के आखिर में अशफाक के काफ़ी सारे खत दिए गए हैं जो उस वक्त की क्रांतिकारी विचारधारा समझने के लिए बहुमूल्य हैं। इन खतों में अशफाक का वो समाजवादी नज़रिया साफ है जिसके चलते सुखदेव थापर और सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने बाद में चलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया। इन खतों के जरिए अशफाक ने धार्मिक सांप्रदायिकता पर भी प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि आपस में मिलजुल कर रहो और एकजुट हो जाओ, नहीं तो सारे हिंदुस्तान की बदकिस्मती का वार तुम्हारी गर्दन पर है और गुलामी का कारण तुम हो। उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करना सरकारी एजेंटों का प्रोपागेंडा है। वो मजहबी बुनियाद पर हमारे बीच फूट खड़ी कर रहे हैं। ये धार्मिक सद्भाव और मजदूर किसानों की जागरूकता न तो अंग्रेज़ों को मंजूर थी और ना ही उनके चेले कट्टर सांप्रदायिक और जुल्मी पूंजीवादी भारतीयों को। आखिरकार अशफाक के साथ भी वही धोखा हुआ जो बिस्मिल के साथ हुआ था। उनके एक ख़ास दोस्त ने उन्हें दिल्ली में गिरफ्तार करवा दिया। किताब में काकोरी कांड के मुकदमे से जुड़ी बहुत रोचक जानकारियां मौजूद हैं, जैसे किस तरह से लखनऊ में एक पूरा सिनेमा हॉल किराए पर लिया गया और उसका बहुत भारी भाड़ा भी चुकाया जाता रहा। क्रांतिकारी दामोदर स्वरूप सेठ, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, लेकिन उसके बावजूद उनको लगातार अदालत में ले जाया जाता रहा, जिसके चलते एक दिन वो बेहोशी हो गए। कुछ क्रांतिकारी, सुधीर विद्यार्थी ने जिक्र किया है, ऐसे थे जिनकी चुहलबाजियों से पूरे कोर्ट की नाक में दम था। इनमें से कुछ क्रांतिकारी जिनका नाम सुधीर विद्यार्थी ने इस किताब में लिया है वो हैं मनमथनाथ गुप्त, रामकिशन, प्रेम किशन, राम दुलारे इत्यादि। बहुत मजेदार मंजर बयान किए गए हैं, जैसे जब ये सारे अभियुक्त क्रांतिकारी अदालत में पेशी के लिए सड़क से होते हुए प्रवेश करते थे तो सड़क के दोनों तरफ भीड़ जमा हो जाती थी। जानते हैं क्यों? सिर्फ इनको देखने के लिए नहीं, इनके गीत सुनने के लिए। शायद यही वो मंजर होगा जिसके चलते अशफाक ने जेल में रहते हुए एक शेर कहा। वो शेर कुछ इस तरह है: दहलता है कलेजा दुश्मनों का देख कर हसरत, चला करते हो जब बेड़ी पहनकर शादुमा होकर। यह था इन लोगों के जेल का दौर। क्रांतिकारी राजकुमार के गीतों से तो जेल के कर्मचारी तक मंत्रमुग्ध थे, लेकिन यह जेल का जीवन सिर्फ यातनाओं और इस तरह की मौज मस्ती का नहीं था। बहुत गंभीर विचार विमर्श
सलाखों के पीछे होते ही रहते थे। सुधीर विद्यार्थी इस किताब में बताते हैं कि आध्यात्मवाद, वस्तुवाद और आदर्शवाद जैसे गंभीर विषयों पर लगातार बातचीत चलती थी। शचीन्द्रनाथ बख्शी का यह मानना था कि हमारे जीवन का सामंजस्य अंततः वेदांत और आध्यात्म के साथ होना चाहिए। वहीं रामप्रसाद बिस्मिल का मानना था, चाहे कुछ भी हो, देश की आपातकालीन स्थिति पर ही सबका जीवन केंद्रित होना चाहिए। और इस सारी बातचीत के बीच सुधीर विद्यार्थी इस किताब में बताते हैं कि अशफाक बिल्कुल मस्त तबीयत के थे। बहुत धार्मिक होने के बावजूद वो बहुत प्रगतिशील भी थे। इस लहजे से अशफाक एक खास शख्सियत थे। किताब में जिक्र है कि कभी कभी तो अशफाक अदालत की कार्यवाही चलते चलते स्पेशल मजिस्ट्रेट को अपनी शेरो शायरी में ही फटकार लगा दिया करते थे। जेल में रहते रहते अशफाक ने हसरत और वारसी उपनामों से बहुत सी शायरी लिखी। किताब पढ़कर लगता है कि मुकदमे के शुरुआती दौर में जेल के अंदर क्रांतिकारियों ने उम्मीद का दामन छोड़ा नहीं था। खास तौर से रामप्रसाद बिस्मिल को विश्वास था कि वो अंग्रेजों के बिछाए कानूनी जाल को काट कर बाहर निकल आएंगे। जेल के बाहर भी क्रांतिकारियों के समर्थन में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। जैसे मोतीलाल नेहरू का जगत नारायण मुल्ला को हिदायत देना कि वो क्रांतिकारियों का केस जरूर लड़ें। हालांकि पता नहीं बाद में किन कारणों से जगत नारायण मुल्ला ने वो केस नहीं लड़ा। गणेश शंकर विद्यार्थी ने क्रांतिकारियों के लिए एक डिफेंस फंड भी खोला, जिसके जरिए इस मुकदमे से जुड़े सारे खर्चे उठाने का इंतजाम किया गया। जेल के अंदर भी क्रांतिकारी अपनी तरफ से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक वाकया बयान किया गया है जहां अशफाक जेल के ऑफिस के पास अपनी ही तरह बेड़ियों में जकड़े शचीन्द्रनाथ बख्शी से मिले और दोनों ने ऐसा दिखाया जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं और पता चलने पर ही एक दूसरे के गले लगे हैं। ये सब दिखावा होता था ताकि अशफाक और शचीन्द्रनाथ के पुराने संबंधों के सामने आने से मुकदमे पर कोई असर न पड़े। इस सब के बावजूद अब धीरे धीरे क्रांतिकारियों को एहसास हो गया था कि उनको कोई नहीं बचा पाएगा। बिस्मिल और अशफाक के कहे शेरों में ये बात अक्सर सामने आती है। जैसे अशफाक का ये शेर देखिए, सुनाए गम की किसे कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं, हमेशा सुबह शाम दिल पर सितम के खंजर चला रहे हैं। या ये जो बिस्मिल ने कहा था, मिट गईं जब सब उम्मीदें, मिट गए सारे ख्याल, उस घड़ी गर नामवर लेकर पयाम आया तो क्या। किताब में जिक्र है कि इस हताशा से कुछ आजाद क्रांतिकारियों को गहरा आघात लगा। इनमें 2 नाम सुधीर विद्यार्थी ने इस किताब में लिए हैं। विजय कुमार सिन्हा, जिन्हें किसी तरह जेल से इस तरह की शायरी मिल गई थी, और दूसरा नाम सरदार भगत सिंह। किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अशफाक ने कई जगह अपने देश के लिए फांसी पर चढ़ने की बाकायदा इच्छा जाहिर की है। सुधीर विद्यार्थी एक जगह किताब में जिक्र करते हैं कि अपनी फरारी के दिनों में अशफाक के पास देश की सरहद पार करके भागने का सुनहरी मौका था, जो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया था कि मैं अपने देश के लिए मर मिटना चाहता हूं। एक और मिसाल उन्होंने पेश की जब उनके बड़े भाई रियासतुल्लाह खान ने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। शहरों के चक्कर लगाए, वकीलों से मिले और आखिरकार बात बन भी गई थी। शर्त सिर्फ एक थी, कहीं ना कहीं अशफाक पर यह जोर डाला जा रहा था कि वो दूसरे दागी क्रांतिकारियों की तरह गवाही दे दें और अपने सारे जुर्म कबूल कर लें। अशफाक ने साफ मना कर दिया
और यहां भी उन्होंने अपने देश के लिए फांसी पर चढ़ने की इच्छा जताई। उसके बाद अशफाक ने एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की अपने बलिदान और त्याग की। एक दिन उन्होंने जेल में अपने वकील हजेला साहब को बुलाया और उनके हाथ में एक खत थमाया। उस खत को हजेला साहब ने खोला, पढ़ा और पढ़ने के बाद हैरत में आ गए। वो खत अशफाक ने हुकूमत के नाम लिखा था और उसमें राम प्रसाद बिस्मिल पर लगाए गए सारे जुर्म खुद के सर ले लिए थे। ये सोचकर कि अगर ये खत कबूल हो जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल तो बच जाएं और मुझे फांसी हो जाए, ताकि राम प्रसाद बिस्मिल जेल से बाहर आकर अपनी क्रांतिकारी योजनाओं को अंजाम दे सकें। यह था अशफाक का कद, जिसके सामने मौत भी जरा सी रह गई थी। इन सारी परेशानियों के बीच किताब में जिक्र मिलता है एक बहुत ही रोचक खेल का, जो सलाखों के पीछे क्रांतिकारी खेलते रहे। यह खेल था मुकदमे का नाट्य रूपांतरण, जिसमें कोई जज बनता था तो कोई मुजरिम और कोई वकील। कुछ सजाएं सुनाई गई। राम प्रसाद बिस्मिल को सजा सुनाई गई कि दयालु ब्रिटिश साम्राज्य से देश को छीन लेने के जुर्म में इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। ऐसे ही एक सजा दी गई क्रांतिकारियों के समूह के सबसे उम्रदराज क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह को। उन्हें यह सजा दी गई कि उनको 5 साल जेल में रहना पड़ेगा। यह सुनकर ठाकुर रोशन सिंह भड़क उठे। उन्होंने कहा, अबे ओ जज के बच्चे, सजा सुनाने की तमीज भी है? मैं क्या कोदो खाकर आया हूं जो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा और मुझे सिर्फ 5 साल की? सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए और कहीं से किसी ने कहा कि मुकदमे में जज की मानहानि के जुर्म में ठाकुर रोशन सिंह की सजा 15 दिन और बढ़ा दी जाए। यह हंसी का खेल खत्म हुआ और अचानक एक दिन राजकुमार सिन्हा दौड़ते हुए आए और मनमथनाथ गुप्त के गले लग गए, क्योंकि यह पता चला था कि फांसी के लिए 3 कोठरियां साफ की गई हैं। किसी को सजाए काला पानी सुनाया गया, किसी को कुछ साल की सजा। राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई। तीसरी फांसी की कोठरी साफ की गई थी अप्रत्याशित रूप से ठाकुर रोशन सिंह के लिए, जिनको हंसी के खेल में फांसी नहीं मिल पाई थी। ठाकुर रोशन सिंह अंग्रेजी बहुत अच्छे से नहीं जानते थे। उन्होंने अपने बगल में खड़े विष्णु शरण दुबलिश से पूछा, अरे यार दुबलिश, ये 5 इयर्स के बाद भी तो जज ने कुछ कहा था, मेरे बारे में था, वो क्या था? और जब उनको ये पता चला कि उनको फांसी की सजा मिली है, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? वही हंसी का खेल याद करते हुए, देखा जज के बच्चे, मुझे भी फांसी की सजा मिली है। 19 दिसंबर सन 1927 को अशफाक उल्लाह खान को फांसी दी जानी थी। अपनी फांसी के एक दिन पहले 18 दिसंबर को 27 साल के अशफाक उल्लाह खान ने गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम एक तार भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा था, 19 दिसंबर को 2 बजे दिन में मुझे लखनऊ स्टेशन पर मिलना। उम्मीद है कि आप मुझसे आखिरी मुलाकात जरूर करेंगे। 19 दिसंबर को विद्यार्थी जी अपने 9 साथियों के साथ मौजूद थे। वो डिब्बे के अंदर आए और अशफाक के चेहरे से कफन हटाकर उस शहीद के अंतिम दर्शन किए। एक फोटोग्राफर से फोटो खिंचवाया। उस समय फांसी दिए जाने के 10 घंटे बाद भी अशफाक के चेहरे पर अपूर्व शांति थी, मानो अभी अभी सोए हो। पर ये नींद अनंत थी, कभी न टूटने वाली।